हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ऑफ द साइंस। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और पूरे मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। रिमाइंड करते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। प्रीवियस लेक्चर में हमने किसी कंपाउंड के केमिकल नेम से उसके केमिकल फार्मूले लिखना सीखा था, है ना। कि कैसे हम कोई जो कंपाउंड है उसका केमिकल नेम दिया हुआ है और हम उसको उसका केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। अब हम पढ़ेंगे कैसे केमिकल फार्मूले से हम उस कंपाउंड का केमिकल नेम लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, ये जो भी हैं इनको हम सीखेंगे या फिर कुछ और दूसरे एग्जांपल्स हम ले लेंगे। तो हम शुरू करते हैं। देखिए क्या है। फर्स्ट एग्जांपल हमने ले लिया, माना कि पहला एग्जांपल हमारा हो जाएगा, हमने लिया है MgCl2। ठीक है, अब इसका नेम क्या हो जाएगा। देखो, जो फर्स्ट पोजीशन पे जो होगा, फर्स्ट प्लेस पे जो होगा वो हमेशा हमारा क्या होगा बच्चा, कैटाइन होगा। ठीक है, और जो सेकंड पोजीशन पे होगा वो हमेशा हमारा क्या होगा, एनाइन होगा, अगर वो एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड है तो। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो फर्स्ट प्लेस पे होता है उसका क्या करते हैं हम, एज इट इज जो भी उसका नेम होता है वही लिख देते हैं। जैसे कि Mg क्या होता है हमारा, Mg हमारा होता है मैग्नीशियम। ठीक है, ये तो हो जाएगा मैग्नीशियम। अब अगला क्या है, क्लोरीन है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, एनायन के रूप में प्रेजेंट है, तो इसको हम क्लोरीन नहीं लिखेंगे। हमने क्या देखा था, हमने ये ऑब्जर्व किया था कि कोई भी एनायन होता है तो उसके लास्ट में उसका नेम एज इट इज नहीं लिखते, उसके लास्ट में हम क्या करते हैं, IDE। ठीक है, या फिर 8ATE, या फिर कह सकते हैं ITE। ठीक है, इस तरह के वर्ड्स जो है उसके नेम के लास्ट में ऐड हो जाते हैं। जैसे कि क्लोरीन को हम क्लोरीन नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, MgCl2 का केमिकल नेम हो जाएगा। और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कि इस बार हमने ले लिया KNO3। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या है, हमारा फर्स्ट एलिमेंट यानी कि ये हमारा कैटायन है और जो बाद का है ये हमारा क्या है, एनायन है। अब NO3 क्या है, एक पॉली एटॉमिक आयन है। ठीक है, ये जो है आपने उस टेबल में जो भी कह सकते हैं आयंस और उनके फार्मूले वगैरह थे वो आपने लर्न कर लिए होंगे, है ना। मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ। तो देखिए लिखते हैं इसका नाम, इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा। के क्या होता है हमारा, के किसका सिंबल होता है, के सिंबल होता है पोटेशियम का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, पोटेशियम। अब ये जो हमारा पॉलीएटॉमिक आयन होता है इसका नाम क्या होता है बच्चा, इसका नाम होता है नाइट्रेट। ओके, आया समझ में। ठीक है, और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि अब हम लेते हैं अगला एग्जाम्पल, हमने ले लिया है CaCl2। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा भाई, सबसे पहला तो कैटायन एनायन पहचानना सीखो। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एनायन और फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, कैटायन। ठीक है, तो अब ये जो फर्स्ट वाला है ये किसका सिंबल है, ये सिंबल है कैल्शियम का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा कैल्शियम। और ये फिर से क्या आ गया हमारा, क्लोरीन आ गया। क्लोरीन को एनायन के रूप में अगर प्रेजेंट है तो उसको क्या लिखेंगे हम, क्लोराइड लिखेंगे। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड। अब हम और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया Na2O। ठीक है, अब Na2O यानी कि पहले जो प्रेजेंट है वो हमारा कैटायन है, बाद में जो प्रेजेंट है वो हमारा एनायन है। Na किसका सिंबल है भाई, Na सिंबल है सोडियम का। तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम। और ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। लेकिन एनायन है तो लास्ट में क्या लग जाएगा, IDE लग जाएगा, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, सोडियम ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, अब और एग्जाम्पल भी लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया, इस बार हमने ले लिया Al2O3। ठीक है, तो अब यहाँ पर फर्स्ट वाला हमारा कैटायन, ये वाला एनायन, तो ये वाला जो है इसको, ये किसका सिंबल होता है भाई, Al किसका सिंबल होता है, ये सिंबल होता है एल्यूमिनियम का।
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एल्यूमिनियम, और ये क्या है, फिर से क्या आ गया हमारा ऑक्साइड। ठीक है, अब और भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि इस बार हमने लिखा है इस बार MgCO3। तो Mg किसका सिंबल होता है भाई, Mg सिंबल होता है मैग्नीशियम। ठीक है, और ये क्या है, ये फिर से हमारा क्या आ गया, पॉलीएटॉमिक आयंस आ गया, यानी कि दो से ज्यादा एटम से जो बनता है उसे हम पॉलीएटॉमिक आयन बोलते हैं। और ये क्या, इसका नाम क्या होता है भाई, कार्बोनेट। ठीक है, तो इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा MgCO3 का, मैग्नीशियम कार्बोनेट। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि इस बार हमने लिया है Al2SO4 इवोल थ्राइस। ठीक है, तो ये हमारा केमिकल फार्मूला है, इसका नेम क्या हो जाएगा, तो Al हमारा क्या है, यहाँ पर कैटायन है, और Al किसका सिंबल है, एल्यूमिनियम का, तो ये क्या हो जाएगा एल्यूमिनियम। अब ये जो हमारा पॉलीएटॉमिक आयन है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बच्चा सल्फेट। तो इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा भाई, एल्यूमिनियम सल्फेट हो जाएगा। ठीक है, और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अब हम लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सॉरी ये तो मैंने नाम ही लिख दिया डायरेक्ट, चलो कोई नहीं, इसका फार्मूला बना लेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये कैल्शियम का सिंबल क्या होता है बच्चा, Ca होता है, चार्ज कितना होता है वो बाद में लिख लेंगे, हाइड्रोक्साइड क्या होता है OH। ठीक है, अब कैल्शियम पे चार्ज कितना होता है +2, और OH पे चार्ज कितना होता है -1। चार्ज इक्वल नहीं है, तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, OH की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे। ठीक है, अब इसका फार्मूला जब हम लिखेंगे तो हम इसको देखो बच्चा ऐसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, ऐसे हम इसका फार्मूला नहीं लिख सकते, ये क्या हो जाएगा, ये रोंग मेथड है, ऐसे नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, जब हम इसको इस तरह से लिखेंगे तो इसका मतलब है सिर्फ दो ही हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन तो एक ही है, लेकिन हमने -1 की मल्टीप्लाई किससे की है, 2 से की है। -1 किस पे है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों को मिलाकर उसके ऊपर -1 चार्ज है, यानी कि अगर ये मल्टीप्लाई होगी तो ये दोनों से होगी। तो इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारा क्या रहेगा, सही रहेगा। ठीक है भाई, और हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि इस बार हम लेते हैं कि K2SO3। ठीक है, अब ये किसका सिंबल हो जाएगा, तो पोटेशियम क्या है हमारा कैटायन है, तो ये क्या हो जाएगा पोटेशियम। और SO3 कौन सा होता है बच्चा, SO3 होता है हमारा सल्फाइड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पोटेशियम सल्फाइड। तो हमने इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल ले लिए हैं। अब आपको क्या करना है, जो भी बुक में जहाँ कहीं पर भी आपको केमिकल फार्मूले दिख रहे हैं, आपको खुद से उनके नाम लिखने हैं, और फिर बुक्स में दिए तो गए हैं उनके नाम मैच करने हैं, आपके सही है या गलत है। तो इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इसको इजीली कर पाओगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे के लेक्चर में हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो आगे हमें पढ़ना है मोलिकुलर मास, यानी कि मोलिकुलर मास क्या होता है। मोल कॉन्सेप्ट अगले लेक्चर में करेंगे, इस लेक्चर में नहीं हो पाएगा। तो देखो मोलिकुलर मास क्या होता है, हमने पीछे वाले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा था। ठीक है, एटॉमिक मास क्या होता है, किसी एलिमेंट का किसी एटम का जो मास होता है एक्चुअल में वही उसका क्या होता है एटॉमिक मास होता है, जिसमें हमने क्या किया था, कार्बन को रेफरेंस मानकर कैलकुलेट किया था बाकी सभी एलिमेंट्स का। सेम इसी तरह से देखो मोलिक्यूल्स क्या होता है, एटम से मिलकर क्या बनता है, मोलिक्यूल बनता है। तो मोलिकुलर मास क्या हो जाएगा, अगर हम किसी मोलिक्यूल में पाए जाने वाले सभी एटम्स के मास को क्या कर दें, ऐड कर दें, सम कर दें, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, उस मोलिक्यूल का मोलिकुलर मास हो जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द मोलिकुलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द sum of the atomic masses of
ऑल द एटम्स इन ए मॉलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है, यानी कि उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के जितने भी एटम्स है सभी के मासेस को सम कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, उसका एटॉमिक मास आ जाएगा। अब एटॉमिक मास को भी हम क्या करते हैं, AMU में ही एक्सप्रेस करेंगे बच्चा, ठीक है, और इसको U भी लिख रहे थे हम, ठीक है, इसको यूनिफाइड मास भी कह सकते हैं, इसलिए इसको स्मॉल यूनिट U में डिनोट कर रहे थे। तो देखिए सीखते हैं कैसे हम एटॉमिक मासेस को लिखेंगे, उसके मॉलिक्यूलर मासेस। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, पहले आपको सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस का पता होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, उनके मॉलिक्यूलर मासेस को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार सभी के एटॉमिक मासेस मैं आपको लर्न करवा देती हूँ, मेरे साथ साथ हो जाएंगे आपके। देखिए सबसे पहला एलिमेंट जो होता है, पहले एक बार ये जान लेते हैं एटॉमिक मास होता क्या है। देखो एटॉमिक मास क्या होता है, जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है बच्चा, उस एटम में पाए जाने वाले न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का क्या होता है, एक तरह से ये सम होता है। यानी कि किसी भी एलिमेंट के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, अगर हम उनको ऐड कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, उसका एटॉमिक मास आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहला एलिमेंट हमारा क्या आता है हमारी पीरियोडिक टेबल में, हाइड्रोजन, ठीक है, जिसका सिंबल क्या होता है, H होता है। अब इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चा, 1 होता है, तो इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 1, क्योंकि हमारे हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन तो है ही नहीं, उसके पास क्या है, सिर्फ प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन तो मास में काउंट नहीं होते, तो यहाँ पर क्या काउंट होगा, सिर्फ और सिर्फ इसका प्रोटॉन, और जो उसका एटॉमिक नंबर है उतने ही क्या होते हैं उसके पास है, प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। तो इसलिए कितने प्रोटॉन होंगे, 1 एटॉमिक नंबर, तो एक ही प्रोटॉन होगा, तो इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखते हैं सेकंड हमारा एलिमेंट कौन सा होता है, सेकंड हमारा होता है हीलियम। अब हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2, ठीक है। अब यहाँ पर हीलियम का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 4 यूनिट, क्योंकि हीलियम के पास क्या होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, इसीलिए 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन को जब हम सम करेंगे तो कितना आ जाएगा उसका एटॉमिक मास, 4 यूनिट। ऐसे ही सेम लिथियम में कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 3, तो इसका मास कितना होता है भाई, एटॉमिक मास 9 यूनिट होता है, ठीक है। फिर आता है हमारा बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4, और इसका जो मास होता है वो कितना होता है, 11 यूनिट। सॉरी 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 बच्चा, ये बाई मिस्टेक लिखा गया, हम इसको अभी इरेज कर देते हैं। लिथियम का मास और बेरिलियम का मास मैंने गलत लिखा है बाई मिस्टेक, और लिथियम का मास कितना होता है भाई, 7 यूनिट होता है, ठीक है, और बेरिलियम का मास कितना होता है, 9 यूनिट होता है। अब इसके आगे आता है हमारा बोरोन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 5, ठीक है, और बोरोन का एटॉमिक मास कितना होता है, 11 यूनिट होता है, ओके। अब इसके आगे क्या आ जाएगा, हमारा कार्बन आ जाएगा, और कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। तो ये कार्बन का एटॉमिक नंबर और इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 12 यूनिट हो जाएगा। C12 आपको याद ही होगा, C12 को हमने एज ए रेफरेंस लिया था फॉर द कैलकुलेशन रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ अदर एलिमेंट्स, ठीक है। अब हो जाएगा हमारा नाइट्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है बच्चा, 14 यूनिट। नेक्स्ट एलिमेंट होता है हमारा ऑक्सीजन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 8, और इसका मास कितना होता है, 16 यूनिट। नेक्स्ट होता है हमारा फ्लोरीन, ठीक है, और फ्लोरीन का एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 19 यूनिट होता है। अब हम करते हैं इससे आगे वाले, यानी कि अब हम आ जाते हैं हमारे एटॉमिक नंबर 10 पर, जो कि किसका होता है, नियोन का होता है, ठीक है, और इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 20 यूनिट हो जाएगा। इससे अगला यानी कि नंबर 11 पे कौन आता है, हमारा सोडियम आता है, जिसका एटॉमिक मास कितना होता है, 23 यूनिट होता है। फिर आ जाता है हमारा मैग्नीशियम, ठीक है, और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 24 यूनिट होता है।
फिर हमारा आ जाएगा एल्यूमीनियम यानी कि 13 इसका एटॉमिक नंबर और इसका मास हो जाएगा 27 यूनिट। फिर हमारा आ जाएगा यहाँ पर सिलिकॉन यानी कि 14 इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा और इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 28 यूनिट। अब हमारा आ जाएगा यहाँ पर फॉस्फोरस यानी कि एटॉमिक नंबर जिसका होता है 15 और इसका एटॉमिक मास आ जाएगा भाई 31 यूनिट। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा फॉस्फोरस से आगे आता है सल्फर, एटॉमिक नंबर कितना होगा 16 और एटॉमिक मास कितना हो जाएगा इसका 32 यूनिट। अब क्या बच गया, थोड़ा ही कह सकते हैं। अब हमारा आ जाएगा क्लोरीन आ जाएगा। क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या होता है 35.5 यूनिट, फ्रैक्शन में होता है क्लोरीन का। फिर आ जाता है हमारा आर्गन। आर्गन कितना होता है एटॉमिक नंबर 18, ठीक है, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है भाई 40 यूनिट। फिर हमारा आ जाएगा एटॉमिक नंबर 19 पर आ जाएगा हमारा पोटेशियम जिसका एटॉमिक मास होता है 39 यूनिट। और लास्ट हमारा आ जाएगा, हमें सिर्फ 20 तक करने हैं, ज़्यादा नहीं करने। तो कैल्शियम का हमारा कितना आ जाएगा 40 यूनिट। तो ध्यान रखना आर्गन और कैल्शियम का सेम रहता है, ठीक है। तो ये हमारे 20 तक के एलिमेंट्स हो गए सारे और इनके एटॉमिक मासेस हो गए। तो ये आपको लर्न करने हैं कि मोलिकुलर मास में हम क्या करते हैं, इन्हीं एलिमेंट्स के मासेस का सम करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम अभी एग्जांपल ले लेते हैं, हमने एग्जांपल लिया है H2O, ठीक है। अब H2O हमारा क्या है, एक मोलिक्यूल है। अब H2O किससे बना है, एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। तो यानी कि हमें इन्हीं एटम्स के एटॉमिक मासेस को सम करेंगे तो उससे हमारा क्या मिल जाएगा, हमें मोलिकुलर मास मिल जाएगा। तो H2O यानी कि इसका मोलिकुलर मास क्या आ जाएगा, हम किस किस से मासेस को सम करेंगे, हम करेंगे हाइड्रोजन के मास को सम करें। अब हाइड्रोजन कितने हैं, दो हैं, तो इसके मास को क्या कर देंगे, दो से गुना, और प्लस में ऑक्सीजन के मोलिकुलर मास को हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे। अब एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है भाई 1 यूनिट हो जाएगा, तो इंटू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब ऑक्सीजन का कितना होता है, आप देख पा रहे हो ऑक्सीजन का कितना होता है 16। अब 16 प्लस 2 यानी कि कितना हो जाएगा 18 यूनिट। ये क्या आ जाएगा वाटर मोलिक्यूल का मोलिकुलर मास आ जाएगा। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि इस बार हमने क्या ले लिया NH3 ले लिया। अब NH3 किससे बना हुआ है, 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। तो 1 नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14 यूनिट, ठीक है, प्लस में 3 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा बच्चा 3 इंटू 1 यानी कि 3 ही हो जाएगा। और इसको जब हम सम करेंगे तो ये कितना आएगा हमारा 17 यूनिट। और हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जैसे कि इस बार हमने क्या किया, इस बार हमने ले लिया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम लेते हैं तो उस केस में क्या आ जाएगा, हमने ले लिया, इस बार हमने लिया है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या करेंगे, हम कार्बन के एटॉमिक मास और साथ में क्या करेंगे, दो ऑक्सीजन के एटॉमिक मासेस को सम करेंगे। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 यूनिट होता है, प्लस 2 इंटू 1 ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 यूनिट। तो दो का कितना हो जाएगा 16 इंटू 2 यानी कि 32, यानी कि 12 प्लस क्या करेंगे 32 जो कि हमारा कितना आ जाएगा 44 यूनिट आ जाएगा। तो ये किसका मास आ गया, मोलिकुलर मास किसका आ गया CO2 का, ठीक है। और भी हम ले लेते हैं, जैसे कि इस बार हमने लिया CH4 यानी कि मीथेन गैस को हमने लिया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कार्बन के मास को ऐड करेंगे एटॉमिक मास को, साथ में क्या करेंगे 4 हाइड्रोजन के एटॉमिक मास को ऐड कर देंगे। अब कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चा 12 यूनिट होता है, और 4 इंटू हाइड्रोजन का कितना होता है हमारा 1 ही रहता है। तो 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 16 यूनिट। यानी कि इस तरह से आप कितने ही बड़े या फिर कितने ही छोटे मोलिक्यूल है, कंपाउंड है, किसी का भी मोलिकुलर फार्मूला आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब सेम जैसे ही यहाँ पर कहेंगे हमारा मोलिकुलर यूनिट था, वैसे ही यहाँ पर एक टर्म होती है कौन सी, फार्मूला यूनिट, ठीक है। अब फार्मूला यूनिट किन के लिए यूज करते हैं, देखो इनमें कह सकते हैं कोई खास डिफरेंस नहीं होता है मोलिकुलर यूनिट में मास में और फार्मूला यूनिट मास में, दोनों को
कह सकते हैं कैलकुलेट करने का फार्मूला जो है वो क्या है, सेम है। जिस तरह से हम मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करते हैं, इन द सेम वे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूनिट मास को कैलकुलेट करेंगे। लेकिन डिफरेंस कहाँ है, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जब मॉलिक्यूलर मास को फार्मूला यूनिट मास को हम कैलकुलेट करते हैं तो उस केस में क्या होता है, फार्मूला यूनिट मास में क्या होते हैं, इसके आयंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कोई भी फार्मूला यूनिट मास जो होता है वो किन के लिए यूज किया जाता है, फार्मूला यूनिट मास को किसी भी आयनिक कंपाउंड के लिए यूज किया जाता है जहां पर क्या होते हैं, आयंस के रूप में कैटायंस और एनायंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आयनिक में कंपाउंड्स जो होते हैं उन्हीं में क्या पाए जाते हैं बच्चा, कैटायंस और एनायंस पाए जाते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स के लिए हम क्या करते हैं, फार्मूला यूनिट मास को यूज करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आयनिक कंपाउंड क्या हो जाएगा हमारा, NaCl हो जाएगा। अब NaCl इसका हम जब लिखेंगे, निकालने का मेथड सेम रहेगा, सिर्फ नाम चेंज हो जाएगा। यानी कि ये क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला यूनिट मास हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, मोलिकुलर यूनिट मास हो जाएगा। अब ये किससे बना, सेम किससे बना, वन सोडियम और वन क्लोरीन से मिलकर बना हुआ है। तो सोडियम का जो मास होता है वो कितना होता है, एटॉमिक मास वो होता है 23 यूनिट, और क्लोरीन का कितना होता है 35.5 यूनिट। तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 58.5 यूनिट। तो ये क्या आ जाएगा, ये NaCl का फॉर्मूला यूनिट मास आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर दे रखा है CaCl2, CaCl2 क्या है, एक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। अब आयनिक कंपाउंड का कैसे पता चलेगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, एक मेटल होगा उनमें से और एक क्या होगा, नॉन मेटल होगा। अगर आपको किसी भी कंपाउंड में मेटल और नॉन मेटल दिख जाते हैं तो उसको मान के चलो कि वो हमारा एक आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम कैल्शियम का मास को और कह सकते हैं 2 क्लोरीन के मास को ऐड कर देंगे। तो कैल्शियम का मास कितना होता है बच्चा, 40 होता है, और क्लोरीन का मास कितना होता है, 2 इंटू 35.5 होता है। अब इसको क्या करेंगे, 35 टू जा कितना होता है 70, 70 में क्या करेंगे, हाफ का दुगना यानी कि 1 हो जाएगा, यानी कि 71 हो जाएगा। तो 40 में हम क्या करेंगे, 71 को ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 111 यूनिट। ये इसका क्या आ जाएगा, फार्मूला यूनिट मास आ जाएगा। अब चाहे हमें कैसा भी कंपाउंड दे दे, कोई कैसा भी मॉलिक्यूल दे दे, हम बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, उसके केमिकल मोलिकुलर मास को या फिर फार्मूला यूनिट मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हमें दे दिया गया है NaNO3, सोडियम नाइट्रेट हमें दिया गया है। अब यहाँ पर सोडियम का मास कितना हो जाएगा बच्चा, सोडियम का हो जाएगा यहाँ पर 23। नाइट्रोजन का कितना होता है भाई, नाइट्रोजन का होता है 14, और ये ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 3 इंटू 16। ठीक है, तो अब इनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 37। ठीक है, तो 16 3 जा कितना होता है 48 होता है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 85 यूनिट क्या आ जाएगा, इसका मोलिकुलर सॉरी फार्मूला यूनिट मास हो जाएगा। ठीक है, अब हम जैसे बात करते हैं, हमें दे दिया गया HCl, HCl का एटम मोलिकुलर मास क्या होगा HCl का कितना होता है 1 होता है, क्लोरीन का कितना होता है 35.5 होता है। तो इनका मास कितना हो जाएगा 36.5 हो जाएगा। अब हमें दे दिया गया है H2SO4, हमें दे दिया गया है H2SO4 में क्या करेंगे, हम 2 हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई कर देंगे उसके एटॉमिक मासेस से, प्लस हम क्या करेंगे, सल्फर का मास कितना होता है, जो कि होता है हमारा 32 यूनिट, प्लस हम क्या कर देंगे 4 इंटू एक ऑक्सीजन का जो मास होगा यानी कि 16 यूनिट। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये हमारा 32 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा बच्चा 64 आ जाएगा। तो जब हम इसको हम सम करेंगे 34 प्लस 64 यानी कि ये हमारा क्या आ जाएगा 98 यूनिट। तो ये क्या आ जाएगा, इसका केमिकल ये हमारा क्या है, ये इसका मोलिकुलर मास आ जाएगा। ठीक है, और भी हम ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कि हमने क्या ले लिया, यूरिया ले लिया। यूरिया क्या होता है NH2CO NH2। ठीक है,
यही होता है। अब इसमें भी क्या करेंगे, हम सेम वही चीज़ करेंगे, यानी कि इनके एटॉमिक मासेस को हम ऐड करते चले जाएँगे, ठीक है? तो ये इसका क्या हो जाएगा, इसमें देखो हम अलग-अलग डिफरेंट भी कर सकते हैं, सीक्वेंस से भी कर सकते हैं या फिर हम कंबाइन करके भी कर सकते हैं। जैसे कि क्या है, कंबाइन करके करें, हमें पता है इस फ़ॉर्मूले में हमारे क्या है, 2 नाइट्रोजन है, तो क्या करेंगे 2 इंटू 14 कर देंगे, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, 2 इधर हैं, 2 इधर हैं, यानी कि 4 हो जाएँगे हाइड्रोजन, तो यानी कि 1 इंटू 4 कर देंगे, प्लस अब कार्बन कितना है, कार्बन तो एक ही है, तो उसको क्या करेंगे 12 यूनिट ऐड कर देंगे। अब ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन भी एक है, तो उसका कितना कर देंगे हम 16 यूनिट ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा 28 प्लस 4, 4 को 12 में ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 16 और ये 16, 16 कितना हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा हमारा 32 और ये कितना आ जाएगा हमारा 60 यूनिट आ जाएगा इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अब आपको चाहे कोई भी कितना ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों ना दे दिया जाए, मॉलिक्यूल क्यों ना दे दिया, आप सभी के मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला यूनिट मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। आप जो भी कह सकते हैं, इस बुक में आपको जो भी फार्मूला दिख रहा है सभी के एटॉमिक मासेस को आप ऐड करके देखिए और अपनी इसी तरह से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप इनको अच्छे से कर पाएँगे, ठीक है। अब देखो बच्चों, मैं क्या कहना चाहती थी, अगर मान लो जो पिछले लेक्चर में हमने केमिकल फार्मूले वगैरह पढ़े हैं, यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास हम पढ़ रहे हैं। अगर आपको इनमें किसी भी तरह की कोई क्यूरी होती है, कोई डाउट आते हैं, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है? और आपको आपके डाउट्स क्लियर और हम आपके डाउट्स को ज़रूर क्लियर करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, तब तक जब हम मिलते हैं अब अगले लेक्चर में, तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।